हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का लास्ट चैप्टर 18वां चैप्टर, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। तो बच्चों, इस पार्ट में जो गंदा जल होता है उसका उपचार कैसे किया जाता है और गंदा जल से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा, हम घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, गंदा करते हैं। उपयोग करके गंदा कैसे, जैसे हमने कपड़े धोए तो कपड़े धोने के बाद जो पानी निकलता है झाग वाला, तो झाग से भरपूर है ना। किचन में काम करते हैं, तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि नलियों में जाता हुआ अपशिष्ट जल होता है। इस प्रकार के कार्यों प्रयोग जल को हमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जल से हमें क्या करना चाहिए, दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। तो दूषित जल से हम स्वच्छ जल कैसे बनाते हैं, इस पार्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जल हमारा, जैसे हमें पता है, जल हमारी एक जीवन रेखा है, क्योंकि जल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों में जल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो दुर्भाग्य से जो स्वच्छ जल है सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसका कारण क्या है कि विश्व की जब पेयजल उपलब्ध नहीं है तो इससे क्या होगा, जो विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग माना इन रोगों से पीड़ित है, क्योंकि साफ जल नहीं मिलेगा तो वह रोगों से पीड़ित होगा और किसको प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस पर सबसे पहले जो 22 मार्च जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च 2005 को, जब देखा कि जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा स्वच्छ जल, इस स्थिति को गंभीरता से समझते हुए इसके लिए 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली 2005-2015 की अवधि में जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। मतलब इसका क्या उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सुरक्षित पेयजल, जो साफ जल उपलब्ध कराना। इसका जो मोनो है बच्चों, वाटर फॉर लाइफ 2005-2015 अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जन का लोगो। तो जब ये हुआ तब इसका मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अब अपन बात करेंगे वाहत मल क्या होता है। तो वाहत मल मतलब गंदा जल जो घरों से निकलता है, उद्योगों से निकलता है, अस्पतालों से निकलता है, कार्यालयों से निकलता है और अन्य उपयोगों के प्रभावित किए जाने के बाद जो जल होता है वो अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा का जल भी सम्मिलित होता है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। छतों से बहकर भी जो आता है वो भी एक अपशिष्ट जल ही होता है। इसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव होते, क्या क्या होते हैं, कार्बनिक अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं इसमें, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व भी होते हैं इसमें, और जीवाणु भी इसमें वाहित मल में होते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कि जल शोधन एक महत्वपूर्ण घटना है। तो आपने देखा होगा, जो घरों में जो पानी आता है वो एक पाइप के द्वारा नल के जरिए हमको मिलता है, लेकिन घरों में जो पानी उपयोग करने के बाद जो हम पानी जो बाहर निकालते हैं तो वह भी एक पाइप के जरिए ज़मीन के अंदर जाता है। तो इस प्रकार अगर हम ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर देखते हैं तो हमें बड़े और छोटे पाइपों का हमें क्या जगह दिखा देता है, जाल दिखाई देता है। मतलब एक उस तरीके से जैसे हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र काम करता है कि एक शुद्ध खून को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है और शुद्ध खून को लेता है। इसी प्रकार अपना शुद्ध पानी जो है वो हमारे नल से, एक नल से आता है, दूसरे जो अपन जो गंदा पानी है जो यूज कर लिया वो पानी दूसरे पाइप के जरिए वहीं वापस भी हो रहा है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। वाहत मल और उसके उद्गम स्थल से निपटान के साथ उपचार संयंत्र तक इसको लिया जाता है। जो अपशिष्ट जल है उसे उपचार तक लिया जाता है। तो इसे अपन अभी व्यवहारिक भाषा में समझेंगे कि हम प्रदूषित जल का उपचार करते कैसे। तो जैसे हमने कांच के एक बड़े जार में 3/4 भाग मतलब आधा बाल्टी पानी लिया, उसमें क्या किया, तिनके, संतरे के छिलके, मतलब कुछ अशुद्धियाँ उसमें मिला दी, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है ना, और स्याही, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ मिला दिया। फिर उसे हमने धूप में रखा 2 दिन तक। 2 दिन जब हमने उसको धूप में रखा तो उसे हिलाया, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा हमने एक परख नली में ली, जिस पे हमने नमूना 1 डाल दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद जो कांच के जार में शेष बचा जो जल, उसमें हमने क्या करा, उसमें वायु के बुलबुले गुजारे और कुछ समय तक वायु के बुलबुले गुजारे। तो उसमें क्या, तो जब वायु वायु के बुलबुले गुजारने के बाद कुछ घंटों तक फिर हमने उसका जो नमूना था, दूसरा जो नमूना था, उसे नमूना 2 में दूसरी परख नली में लिया और उस पर हमने नमूना 2 डाल दिया। फिर उसके बाद हमने जो और जल बचा है उसे फिर हमने फिल्टर पत्र लिया, एक फिल्टर पत्र लिया, उसमें कीप में बालू, महीन बजरी और मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछा दी। इस तरीके से चित्र दिख रहा है अपन को। इस तरीके से 3 तरीके मैंने महीन, बालू और मोटी परत बिछा दी। फिर जो जल बचा उसको अपन ने इससे प्रभावित किया। प्रभावित करने पर जो हमें जो जल इसमें मिला उसका हमने उसमें भी तीसरी परख नली ली, उसमें वो जल का नमूना लिया, उस पर हमने नमूना नंबर 3 डाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद जो शेष जल बचा चौथी परख नली में, उसमें हमने क्या करा, क्लोरीन की गोली डाली और उसे हिलाया जब तक जल सुरक्षित नहीं हो जाए। फिर उसमें परख नली नंबर 4 में नमूना नंबर 4 से कर दिया। इस तरीके से अपन ने 4 चरणों में उस गंदे पानी को लिया और उसको शुद्ध किया और हमने देखा, उसको हमें चखना नहीं है, केवल सूंघना है। उसमें बताना है कि वातन के बाद मतलब वायु के जब बुलबुले गुजारे तो उसमें रंग रूप में क्या परिवर्तन हुआ, द्रव की गंध बदली, फिल्टर के द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हुई, क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो चेता अपन ने प्रदूषित जल का उपचार। अब अपन बात करते हैं अपशिष्ट जल जो सीवर में बहता है वो किस तरीके से शुद्ध होता है। तो अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक, जैविक विक्रम सभी सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले जो अपशिष्ट जल होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर लगी जो छड़ों, सलाखा छन्ने से गुजारा जाता है। इसमें अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़े के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के संदूषक होते हैं। जो इस ये छन्नी दिख रही है, सलाखा छन्ने, इससे वो अलग हो जाती हैं और पानी बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद जो बाह्य अपशिष्ट जो जल होता है उसे गिरेट और बालू अलग करने की टंकी में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, गिरेट, बालू, कंकड़, पत्थर पैनी बैठ जाते हैं, वो पानी अलग हो जाता है। फिर तीसरा चरण होता है, इस पानी को फिर हम अलग एक टंकी में, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैदा मध्यभाग की ओर ढलान वाला होता है। जल की इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिसमें मल जैसे ठोस उस तली के मध्यभाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे आपंग स्लंज कहते हैं। अपशिष्ट जल में तैरने वाले जो तेल, गिरी जैसे अशुद्धियों को हटा दिया जाता है, किससे, स्किमर से। और फिर जल अपना कैसा होता है, निर्मलीकृत हो जाता है। अब जो जल निर्मलीकृत हो गया मतलब शुद्ध हो गया, उस जल में हमने वायु के बुलबुले गुजारे, है ना, माने वायवीय जीवाणुओं में वृद्धि की। तो वो क्या करते हैं, जो जल में उपस्थित जो मानवीय अपशिष्ट पदार्थ हैं या खाद्य अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वो खा लेते हैं और कुछ समय बाद वो उसमें खुद अपने आप ही क्या होते, नीचे बैठ जाते वो सूक्ष्म जीव। फिर उस जो शीर्ष भाग जो जल को निकाल दिया जाता है। फिर इस जल को बालू और बिछाकर शुष्कन तलों मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्व पुनः क्या होते, मृदा में चले जाते। फिर उस जल को, जो जल हमने शुद्ध किया, उसे समुद्र, नदी में, भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है और फिर प्राकृतिक तरीके से वो और अधिक स्वच्छ हो जाता है। और अगर हम किसी टंकी वंकी में प्रभावित करते हैं तो उसे क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायन है उनसे रोगाणु रहित कर लेना बहुत आवश्यक होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपशिष्ट जो जल है उसको शुद्ध करना हमने इसमें समझा। इसके बाद हम बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जागरूक नागरिक बनना चाहिए। मतलब हमें अपनी जो अपने घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसकी हमें उचित व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कूड़ा कचरा, जो दुर्गंध से हम परेशानी का अनुभव करते हैं। और वर्षा काल में जिनकी जो नदियाँ, जो नलियाँ होती हैं, खुली होती हैं, तो कचरा सड़कों पर फैल जाता है और कीचड़ से बड़ी सड़कों पर अपना मार्ग क्या होता है, ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए और सबको उसमें सचेत करना चाहिए कि वो अपने आसपास माने सफाई रखें। फिर एक दूसरा पॉइंट है कि हम अपने घरों में भी व्यवस्था अच्छी रखें। अच्छी गृह व्यवस्था मतलब जैसे कि हम कम से कम अपशिष्ट पदार्थ मिलाएं। जैसे हम खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने का जो तेल है, वसाओं को नली में नहीं बहाना चाहिए। क्या होता है, नलियाँ अपनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि नली में जो वसा होता है मृदा के रंध्रों को बंद कर देता है। चिकनाई होती है तो मिट्टी के जो रंध्र उनको बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावता कम हो जाती है। तेल वसाओं को हमें कायम फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। दूसरी बात है
जो पेंट विलायक कीटनाशक मोटर तेल औषधियाँ आदि रसायन जो उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इन्हें भी नाली में नहीं बहाना चाहिए। फिर प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ या मृत खिलौना, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्वच्छता और रोग। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे और आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो कई बीमारियां फैलेंगी। जैसे किसी किसी के यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं होती तो वो क्या करते, खुले में करते हैं, या आपने देखा होगा हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों पर मल करता है, या नदी के किनारे करेगा, रेल की पटरियों पर करेगा, खेतों में करेगा, जिससे जो या फिर नदी पर कर, जिससे वो जल मल त्याग होता है। तो अनुपचारित जो मानव जो मल होता है उससे क्या होता है, तो कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, जो मल जनित रोगों का सबसे सुगम पत्र बन जाता है ना। तो जिससे हमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो ऐसे कई रोग हो सकते हैं। तो जो वाहित मल होता है तो उसकी हमें वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। जैसे कि मान लो जहाँ शौचालय नहीं है तो वहाँ आपने देखा होगा तो चलती फिरती गाड़ियाँ रहती हैं, या सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ जहाँ मल वहन की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ उन स्थानों पर सेप्टिक टैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर दूसरी आपने देखा होगा कि जो मल विसर्जन जो होता है, कई जगह क्या होता है, शौचालय से बंद मल जो होता है बंद नलियों से होता है, बायोगैस संयंत्र में चला जाता है, वहाँ बायोगैस बनती है और उसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सार्वजनिक स्थल मतलब कैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल पर यहाँ पर क्या होती है, बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ हज़ारों लोग आते और जाते हैं। तो यहाँ विशेषकर सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं होगी तो महामारी फैल सकती है और कई बीमारियाँ हमको फैल सकती हैं। तो हमें सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ये सभी का कर्तव्य है। और यहाँ वहाँ हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो इस पाठ में हमें यही समझ में आया है, इस पाठ से हमें यही मतलब ये जाना हमने कि हमें आसपास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए, अपने घर भी स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ स्वच्छ रखने में हम सभी की भूमिका होती है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आप अपन को मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व है। जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता को की आदतों को हमें अपनाना चाहिए। तो ये बच्चों बहुत ज़रूरी है और यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर यह कार्य करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि मानवीय पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत अच्छा था। कक्षा 7 का विज्ञान पूरा हो गया। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।